हेलो एवरीवन, कैसे हो सब दोस्तों। आज हम डिस्कस करने वाले हैं सीजीएल 2020 टीयर 2 जो आपका 3 फेब को हुआ था। इससे पहले जो 29 फेब को हुआ था वो मैंने डिस्कस कर लिया है। इसके डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा। वो हमने 100 के 100 क्वेश्चन कर लिए थे। तो आज हम इसके क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो हम क्या इसको टुकड़ों टुकड़ों में करेंगे, यानी 25 क्वेश्चन हम एक दिन में करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कैसा था आपका ये सीजीएल का मेंस का एग्जाम। कह रहा है a person save 33.33% of his income if the saving increases by 22% and expenditure increases by 10%, then the percentage increase in his income। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ये कह रहा है, हिंदी में बता दूं भाई, एक आदमी अपनी इनकम आय का 33 से 1/3% बचत करता है। यदि उसकी बचत 22% बढ़ जाए और खर्चा 10% बढ़ जाए तो इनकम में क्या फर्क पड़ेगा। देखो, ये मैं आपको प्री में भी करवा चुका हूँ, मेंस में भी। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन को कैसे डील करते हैं, देखो बीच में लिखते हैं हम इनकम, यहाँ लिखते हैं एक्सपेंडिचर, यहाँ लिखते हैं सेविंग। यानी यहाँ पे हम आय लिखेंगे, यहाँ पे खर्चा लिखेंगे, यहाँ पे बचत लिखेंगे और नीचे इनकी रेशो होगी। अब कह रहा है भाई, एक आदमी है वो 33/3% इनकम का बचत करता है। 33/3% होता है 3, यानी 3 उसकी आय है तो एक बचत करता है। देखो यहाँ पे एक बचत कर ली, उसने खर्चा कितना किया, आप कहेंगे 2 का खर्चा कर दिया। यानी एक्सपेंडिचर और सेविंग का यहाँ रेशो आती है। और यहाँ पे आता है इनकम कितने परसेंट इंक्रीज हुई, खर्चा कितने परसेंट इंक्रीज हुआ, और जो आपका सेविंग है वो कितने परसेंट इंक्रीज या डिक्रीज हुई है। ये कोई भी इंक्रीज भी हो सकता है, डिक्रीज भी हो सकता है। मेथड वही है। देखो हमें ये वैल्यू बतानी है भाई, इनकम कितनी इंक्रीज हुई है। अब कह रहा है सेविंग 22% इंक्रीज हुई है, यानी ये 22% इंक्रीज हुई है, और जो खर्चा है वो 10% इंक्रीज हुआ है। देखो यहाँ पे वैल्यू निकालनी है, उसके लिए क्या मेथड है। सबसे पहले जो नीचे रेशो होती है, ये इन दोनों का डिफरेंस होता है, यानी इनके डिफरेंस जो होता है वो यहाँ रेशो में टूटता है। देखो 22 में से 10 गई 12, तो 12 को 2:1 में तोड़ेंगे तो 3 की वैल्यू 12, 1 की वैल्यू 4, 2 की 8, 1 की 4। यानी एक्चुअल में यहाँ 8 था और यहाँ 4 था, जो आपका कट के 2:1 आ गया था। अब देखो, या तो 10 में 4 जोड़ दो, क्योंकि यहाँ पे जो वैल्यू आएगी मिक्सर एलिगेशन में आपने पढ़ा होगा, यहाँ जो वैल्यू आती है इनमें से ऊपर एक से बड़ी होती है, दूसरे से छोटी। तो देखो 10, अब इसमें से 10 घटेगा और 22 में से ये घटेगी। अब किस संख्या में से 10 घटाऊं, 4 आई, आप कहेंगे 14। अब 22 में से क्या घटाऊं, 8 आई, आप कहेंगे 14। यानी जो आपका आंसर है वो आ गया 14%। नेक्स्ट है, कह रहा है पी किसी काम को 18 दिन में कर सकता है, जब उसने 5 दिन काम किया तो क्यों आ गया, और दोनों ने मिलके जो बचा हुआ काम था वो 13/5 दिन में पूरा कर लिया। तो क्यों बताओ, अकेला 66 से ही 2/3 काम कितने दिन में पूरा करेगा। देखो पी पूरा काम करता था 18 दिन में, उसने 5 दिन काम किया। यदि मैं पूछूं पी ने कितना भाग किया, आपने यदि मेरी टाइम एंड वर्क की वीडियो देखी होगी तो उसमें मैंने करवा रखा है। आप कहेंगे 5/18 भाग कर लिया, और कितना भाग बचा, भाई बचा एक में से घटा दो, यानी 13/18 भाग बच गया। अब ये जो बचा हुआ भाग है वो कह रहा है पी प्लस क्यू ने किया है। अब पी प्लस क्यू है वो 13/18 काम करते हैं कितने दिन में, 13/5 दिन में। ये पूरा काम करेंगे, देखो ये उस साइड जाके पलट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, तो 18/5 दिन आ गया, हो गया सोल्व क्वेश्चन। अब कह रहा था स्टार्टिंग में पी 18 दिन में करता है और पी प्लस क्यू का हमने निकाल लिया, भाई पूरा काम 18/5 दिन में करेंगे। एलसीएम 18 आ गया, पी का एक दिन का काम 1, पी प्लस क्यू का 5। देखो इसका एक दिन का काम 1 है, पी का, क्यू का कितना बच गया 4। क्यों पूरे काम को कितने दिन में करेगा, तो 18/4 दिन में। लेकिन कह रहा है भाई क्यू से हमें 66 चाहिए 2/3, यानी 66 से 2/3 होता है 2/3, कितने दिन में करेगा। तो आप निकाल लो, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, 6 दिए 18, तो आपका आंसर है 3 दिन। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन बता रखे थे। या फिर हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, देखो पी किसी काम को 18 दिन में कर सकता है, उसने 5 दिन काम कर लिया, यानी पी का 13 दिन का काम बच गया। और पी का 13 दिन का काम कौन कर रहा है, अब पी प्लस क्यू कर रहे हैं 13/5 दिन में। या यहाँ से आप रेशो निकाल लो, यहाँ से भी आपका आंसर आ जाएगा। ये कह रहा है एबीसी ट्रायंगल है, ट्रायंगल गिवन है एबीसी। ए बी आपको 20 दे रखा है, बीसी 7 दे रखा है, सी ए दे रखी है। अब कह रहा है बीसी को प्रोड्यूस कर दिया डी तक, यानी बीसी को आगे बढ़ाया गया डी तक, सच दैट डी ए बी। आपको क्वेश्चन एग्जामिनर ऐसे बोल दे कि ट्रायंगल डी ए बी है वो सिमिलर है ट्रायंगल डी सी ए, तो आपको कुछ भी ट्रायंगल नहीं देखनी है, डायरेक्ट रेशो लिखने। देखो ये क्या है, डी ए बटे, इसमें स्टार्टिंग में क्या दे रखा है डी सी, बराबर होगा, इसमें आगे चलो क्या है ए बी, इसमें आगे क्या है सी ए, इक्वल टू पहले वाले के दूसरे, अब पहले और तीसरे की, ये बी डी बटे यहाँ बच गया ए डी। तो ये आपका मान हमेशा बराबर होगा, ये एग्जामिनर खुद दे रहा है कि ये इसके सिमिलर है। या फिर आप यहाँ से, ये तो हो गया डायरेक्ट आपको लिखना है, या फिर आप यहाँ से देखो भाई डी ए बी, देखो एंगल डी, मैं ट्रायंगल की बात करता हूँ, मैं 2 ट्रायंगल बना लेता हूँ, डी ए बी और डी सी ए। यानी एक वो बात कर रहा है इस ट्रायंगल की,
यानी इस ट्रायंगल की, और एक कर रहा है आपकी पूरी की। अब मुझे बताओ ये एंगल आपका दोनों में कॉमन है, और ये कह रहा है भाई डी ए बी डी सी ए, यानी ए एंगल सी के बराबर है। ऐसे जब दे रखा हो तो बीच वाला एंगल बराबर होता है, तो यानी डी ए बी, देखो ये वाला एंगल आपका यदि थीटा है तो ये डी सी ए के बराबर है, यानी ये वाला भी थीटा हो जाएगा। बच गया आपका तीसरा एंगल, इसमें ये बच गया, ये मान लो अल्फा है। जब दो एंगल बराबर हो गए तो तीसरा एंगल भी अपने आप बराबर होगा। अब देखो ट्रायंगल डी ए बी, यानी डी ए बी बड़ी ट्रायंगल में गया मैं, मुझे बताओ कॉमन के सामने बड़ी ट्रायंगल में ए बी है और छोटी में ए सी है। देखो आ गया हमारा ये कॉमन एंगल हो गया। अब मैं चलूंगा थीटा के सामने, देखो थीटा के सामने बड़ी ट्रायंगल में आपका बी डी है और छोटे ट्रायंगल में थीटा के सामने ए डी है, तो बी डी बाई ए डी भी आ गया। अब मैं आपका जो तीसरा एंगल है अल्फा, उसमें चलूंगा, देखो अल्फा के सामने बड़ी ट्रायंगल में एडी है यानी डी ए है, और छोटे ट्रायंगल में अल्फा के सामने सी डी है यानी बी सी है। तो हमें ये करने की जरूरत नहीं है कि अल्फा थीटा किसको ले, डायरेक्ट जो मैंने बताया अभी वो कर लेना। अब यहाँ पे देखो सी डी मुझे गिवन नहीं है, मैंने एक्स मान लिया इसको। अब आगे देखो, अब इसमें जो दे रखा वैल्यू रख दो। देखो डी ए हमें गिवन है, डी ए हमें गिवन नहीं है तो हम ए डी को ऐसे ही रख लेंगे, बट डी सी मुझे डी सी यानी एक्स मान रखा हमने, इज इक्वल टू ए बी 20 दे रखा है, बटे सी ए 15 गिवन है क्वेश्चन में, इज इक्वल टू बी डी आपका 7 प्लस एक्स हो गया, और बटे आपका ए डी आपको गिवन नहीं है। देखो मैं इसको काटू, यदि 5 का 20 5 ये 15। अब चलो आप देखो, या तो ए डी की जगह यहाँ से 4x/3 रख दो इसमें और फिर इसके बराबर रख दो, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो। देखो मैंने पहली और तीसरा लिया, यहाँ से मुझे पता है एडी इंटू एडी स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा x इंटू 7 प्लस एक्स। और अब यदि मैं बात करूं आखिरी की दो इक्वेशन लूं, ले लो, ये कह रहा है भाई आपका 4/3 इज इक्वल टू 7 प्लस एक्स बाय एडी। अब एडी की जगह रखो, देखो यहाँ पे यदि मैं इसका स्क्वायर कर दूं, एडी का स्क्वायर, यानी आपका ये आ जाएगा, या फिर आप पहली इक्वेशन ले, देखो पहली इक्वेशन क्या कह रही है, ये कह रही है 4/3 इज इक्वल टू एडी बाई एक्स। अब इसका यदि मैं स्क्वायर करूंगा तो आप कहेंगे ये 16/9 हो गया, इज इक्वल टू एडी का स्क्वायर हमें गिवन है 7 प्लस एक्स, और नीचे जो एक्स है इसका स्क्वायर कर दो, यहाँ से ये कट गया आपका, यानी एक्स कट जाएगा, एक एक्स थे। अब उस साइड करेंगे 16x, इस साइड आ गया 63 प्लस 9x, उस साइड आके आपका 7x इज इक्वल टू 63, और x का मान आ जाएगा आपका 9। ये आपका आंसर है। या फिर आप डायरेक्ट यहाँ से भी कर सकते थे भाई, एडी की जगह 4/3x ले लो और फिर इन दो इक्वेशन को कर दो, एडी की जगह 4/3x करना, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है, ये कह रहा है द एरिया ऑफ एडजेसेंट 3 एडजेसेंट फेसिस ऑफ ए cubical solid block of wax are इतना इतना इतना, it is melted and 8 cubes of same size are formed। तो लेटरल सरफेस एरिया बताना है 3 सच क्यूब का। यानी देखो क्यूबॉइड है आपका, क्यूबॉइड के जो 3 फेस होते हैं यानी एडजेसेंट 3 फेस, उनका जो एरिया होगा पहले का, अगर एल बी एच यदि मानूं मैं, तो जो 3 फेस होंगे, देखो क्यूब ऐसे होती है, इसका एक फेस, दो फेस और तीसरा फेस, यानी ये देखो ये मान लो आपकी एच होती है, ये एल मान लो, ये बी मान लो, तो जो 3 फेस है उनका एरिया की यदि बात करूं तो वो होगा एल बी बी एच और एच एल। जब मैं गुणा करूंगा तो ये एल स्क्र बी स्क्र एच स्क्र हो जाएंगे, यानी जो 3 सरफेस का एरिया होगा वो इसकी वॉल्यूम एल बी एच है, वॉल्यूम के स्क्वायर के बराबर होगा। अब कह रहा है भाई एरिया इतना है, यदि मैं वॉल्यूम की बात करूं तो इसका अंडरूट करना है मुझे। देखो 216 है गुणा 96 है गुणा 144, इसका अंडरूट कर दूंगा तो ये वॉल्यूम हो जाएगी। और कह रहा है इसको पिघलाकर आपका 8 क्यूब बनाई गई है। मान लो क्यूब है, उसकी साइड ए है तो वो एक की ए क्यूब होगी और 8 जो उनकी 8 क्यूब होगी। अब यहाँ पे देखो देखो 144 का बाहर 12 आ जाएगा 12, 216 को मैं लिख सकता हूँ 36 गुणा 6, तो यानी 1 6 12 आ जाएगा, अंदर 1 6 बच जाएगा। फिर 96 को 16 गुणा 6, यानी फिर 1 6 12 आ जाएगा और 1 4 12 आ जाएगा, और ये है आपका 8 ए क्यूब के बराबर। देखो 4 दूनी 8, तो ये 6। अब ए क्यूब बच गया आपका 12 6 72, 72 दिए 216, तो ए आ गया यहाँ से आपका 6। या फिर आप इसको भी तोड़ के देख सकते हो भाई, 12 को लिख सकते हैं हम 6 गुणा 2, और यहाँ पे 2 गुणा 3 और एक 3 है,
तो 2 आपका 3 बार हो गया, 3 आपका 3 बार हो गया, तो जब क्यूब रूट होगा तो 1 बार आएगा। देखो 1 6 आ गया। हमसे पूछा गया लेटरल सरफेस एरिया। देखो लेटरल सरफेस एरिया आपका होता है 4a² ए क्यूब का। अब इन्होंने पूछा 3 क्यूब का, तो 3 × 4a²। अब एक ही जगह 6 है, तो यानी 12 × 36, तो 12 6 72, 7 12 3 36 और 7 48, यानी आपका आंसर है। नेक्स्ट है, बिल्कुल बेसिक बेसिक आपसे पूछे गए हैं इसमें। ये कह रहा है भाई द रेशो ऑफ इनकम ऑफ ए एंड बी इन 2020 वाज 5:4। द रेशोज ऑफ देयर इंडिविजुअल इनकम इन 20 एंड 21 इतना है। टोटल इनकम ऑफ ए एंड बी इन 2021 वाज इतना। अब इनकम ऑफ बी इन 2021 बताओ कितना है। यानी ये कह रहा है आपका भाई ए और बी थे, इनकी 2020 में इनकम का अनुपात वो 5:4 था। अब कह रहा है 20 से 21 यानी 2021 में ये कह रहा है 4:5 में ये चीज हुई है, यानी यहाँ 4 थी तो यहाँ ये 5 है। और ये वाला बी है उसकी इनकम 2:3 में बढ़ी है, यानी पहले 2 थी तो अब 3 है। देखो ऐसे क्वेश्चनों में क्या करो, जो ये पहले वाला है इनको गुणा करो। देखो ये कितना है, आप कहेंगे 8, या फिर इनका एलसीएम ले लो, बात बराबर पड़ेगी आपकी। या तो इनका एलसीएम ले लो या इनको गुणा कर दो। देखो 8 है, 4 दूनी 8, तो यहाँ पे 4 8 5 40 हो गया, 8 चौके 32 हो गया। अब ये होगी 2020 में। अब कह रहा है ये 4:5 में बढ़ी है, यानी पहले 4 थी तो अब 5 होगी, तो 4 दाएं 40, 5 दाएं 50। अब ये 2:3 में बढ़ी है, तो 2 पे 16 32 और 16 दिए 48। या फिर आप इनका एलसीएम लेते, भाई एलसीएम आ गया इनका 4, तो यहाँ 20 आ जाता, यहाँ 16 आ जाता, बात आंसर पे आपका कोई फर्क नहीं पड़ता, तब भी सेम था। अब देखो क्या कह रहा है, या तो इनको काट लो या नहीं काटो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब कह रहा है टोटल इनकम, यानी जो टोटल इनकम है वो कितनी है इनकी 21 में 98, यानी 705,600 बटे 98, और हमें वैल्यू निकालनी है बी की 21 में, तो वो है 48। तो यहाँ पे काटोगे तब भी सेम आंसर आएगा। अब इसको काट लो, 14 पे 14 से 98, 14 पंजे 70, 0 14 चौके 56, यानी ये आपका आ गया ये 50,400। अब 7 पे फिर काट दो, 749 7 दूनी 14, यानी 7200 गुणा 48 आ गया। देखो 72 है और 48 की गुणा करेंगे, 8 दूनी 16, 8 से 56 और 4 दूनी 8 64 और 1 65, 6 7 28 और 6 34, यानी आ गया 3 4 5 6 और 00 यहाँ है। या फिर आप यहाँ पे डिजिट सम का भी यूज कर सकते हो। देखो 7 और 2 9 है, 9 को किसी से गुणा करेंगे डिजिट सम 9 ही रहेगा। अब यहाँ पे देखो 9 कट गया, 7 और 2 9 कट गया, डिजिट सम 7 है, 6 और 3 9। अब यहाँ पे गड़बड़ हो जाएगी क्योंकि यहाँ भी 9 है, तो आप गुणा करके ही देख लो। नेक्स्ट है, ये कह रहा है इन अ मेडिकल ट्रांजैक्शन 17 टाइम द कॉस्ट प्राइस, यानी क्रय मूल्य का 17 गुणा इक्वल टू 8 टाइम्स द सम ऑफ क्रय मूल्य प्लस विक्रय मूल्य, यानी 8 टाइम्स ऑफ क्रय मूल्य प्लस विक्रय मूल्य। अब इसको इस साइड ले आओ, यानी 9 ऑफ सीपी इज इक्वल टू 8 ऑफ एसपी। अब इसकी रेशो निकालूंगा, ये आ गया 8/9, यानी क्रय मूल्य 8 है विक्रय मूल्य 9 है, तो कितने का लाभ हो गया 1/8 गुणा 100, ये आपका होता है 12.5%, ये आपका आंसर। नेक्स्ट है, ये कह रहा है किसी एग्जाम में देखो बी को 20% ज्यादा अंक मिले हैं ए से, ए को 10% कम मिले हैं सी से, डी को 20% ज्यादा मिले हैं सी से, यानी ऐसे क्वेश्चनों में ये देखो जो सबसे ज्यादा बार किसी से रेफरेंस दिया गया वो सी है यहाँ, तो जो जिसका ज्यादा रेफरेंस दिया गया है उसको 100 मान लो। अब डी को इससे 20% ज्यादा है, यानी 120 है। अब ए को 10% कम मिले हैं, यानी इसको 90 मिले हैं। अब बी को 20% ज्यादा मिले हैं, देखो 90 का 20% आप कहेंगे कितना होगा 18, तो यानी इसको 108 मिले हैं। अब सोल्व हो गया आपका क्वेश्चन। कह रहा है परसेंटेज मार्क्स डी मोर देन ए, यानी डी के ए से कितने ज्यादा है 30 ज्यादा है, और यही परसेंटेज आपसे पूछी गई है, यानी 100/3 ये होता है 33 1/3, यानी ये पेपर आपका हम कह सकते हैं पिछले वाले से काफी इजी है। देखो नेक्स्ट कह रहा है, ये कह रहा है ऊपर ए क्यूब प्लस बी क्यूब बनता हुआ दिख रहा है मुझे, और नीचे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, लेकिन एक आपका डिफरेंस है, यदि ये ए है और नीचे देखो नीचे आपका पॉइंट है, यानी ये वाला पॉइंट है, ऊपर देखो 2.53 है और 2.47, नीचे 25.3 है फिर 25.3 है। देखो कोई भी संख्या है यानी 25.3 है ये। अब मुझे पॉइंट को यहां शिफ्ट करना होता है, यानी पॉइंट को यदि राइट में शिफ्ट करना होता है तो मैं बटे 10 करता हूं। यदि पॉइंट को मुझे राइट में शिफ्ट करना है, यानी 3 के बाद हो गया। अब पॉइंट को मुझे लेफ्ट में शिफ्ट करना होता है तो मैं इसको गुणा कर देता हूं, ऐसे आ जाएगा ये। देखो यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट यूज हुआ है, यदि मुझे पॉइंट को राइट में शिफ्ट करना है तो बटे 10, लेफ्ट में शिफ्ट करना है तो गुणा में 10। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपका क्या है, एक 10 यहाँ, एक 10 यहाँ, फिर आपका एक 10 यहाँ, एक 10 यहाँ और एक 10 यहाँ, और यानी 2 10 है यहाँ पे, क्योंकि इनकी गुणा करके आपका 6.249 आएगा। तो यानी नीचे से मैं यदि 100 कॉमन ले लूँ, यहाँ 100 आएगा। अब आपका ये फॉर्मूला बच गया ए क्यूब प्लस बी क्यूब बाई ए स्क्वायर जमा बी स्क्वायर जमा ए बी, और ये आपका होता है ऊपर ए प्लस बी, और यही टर्म आपकी
नीचे है, यानी ऊपर यही आ जाएगा, ये कट जाएगा, तो यानी 1/100 इंटू ए प्लस बी, जब दोनों को जोड़ेंगे ये 5 आ जाएगा, यानी 5 इंटू 10 ऊपर जाके -2 हो जाएगा, और इसका मान है 10 की के, तो यहाँ से के का मान आ गया -2, ये आपका आंसर है। नेक्स्ट है, ये कह रहा है द ड्राइवर ऑफ ए कार विच इज ट्रेवलिंग एट स्पीड ऑफ 75 किलोमीटर पर आवर लोकेट्स अ बस 80 मीटर अहेड ऑफ हिम ट्रेवलिंग इन द सेम डायरेक्शन आफ्टर 15 सेकंड ही फाइंड्स दैट द बस इज 40 मीटर बिहाइंड द कार। यानी ये कह रहा है भाई यहाँ पे एक बस जा रही है आपकी, यहाँ पे एक कार है, इनके बीच की दूरी 80 मीटर है। अब कह रहा है 15 सेकंड के बाद, यानी 15 सेकंड के बाद ये कार इसको पकड़ के और इससे 40 मीटर की दूरी आगे हो जाती है। मुझे बताओ 15 सेकंड में जो कार है उसने कितनी दूरी तय की है, 120, और बस भी चल रही है, कार भी चल रही है, तो किससे, रिलेटिव स्पीड से। लगा दो फॉर्मूला, देखो दूरी आपकी 120 आ गई, इज इक्वल टू स्पीड आपकी, देखो जब भी सेम डायरेक्शन में दो चीजें जाती हैं तो उनकी रिलेटिव स्पीड घट जाती है, यानी कार 75 स्पीड है और उसकी कम होगी, तभी उसको पकड़ लिया। ये आ गया, देखो ये मीटर में है, ये किलोमीटर पर आवर में, इसको मीटर पर सेकंड बना लो, गुणा टाइम आपका है 15, बस 15 8 120 होते हैं। अब 18 8 144 बटे 5 इज इक्वल टू 75 माइनस एक्स, इसको सोल्व करो, 5 दूनी 10, 5 8 40 और 5 8 40, 75 माइनस एक्स, यहाँ से एक्स आ जाएगा 75 में से 28.8 घटा दो 2 और 14 छट गया 6 और 4, यानी 46.2, ये आपका आंसर है। देखो ये कह रहा है भाई द वैल्यू ऑफ 17.5% ऑफ 3 से 1 बटे 4 ऑफ, सोल्व कर दो, 17 दूनी 34 और 1 35 बटे 2 गुणा में 100 आएगा, गुणा 13 बटे 4 गुणा 100 परसेंटेज के नाम का, 33 से 1/3 को डायरेक्ट 1/3 ही लिख दो, गुणा 7200, देखो 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, 4 3 12, 12 दूनी 24, 24 3 72, यानी आपका आ गया 35 गुणा 13 गुणा 3, 35 और 39 की गुणा करनी है, और नीचे 2 जीरो है आपकी, देखो 9 पंजे 45, 4 9 27 और 15, 9 27 और 5 15, और आपका हो गया 27 और 15 42 और 4 46, 4 3 3 और 4 13, अब नीचे 2 जीरो 13.65, या फिर आप देखो डिजिट सम का भी यूज कर सकते हो, या फिर आप देखो आखिरी डिजिट 5 है, इन दो में ही है, डिजिट सम का यूज कर लो, 5 और 3 8, 3 और 1 4, 8 का 32, 5 5 3 15 16, 6 आनी चाहिए डिजिट सम, तो देखो 6 किस किस में आ रही है, 8 1 9, इसमें 7 आ रही है, अब 6 7 13 और 5 18, 8 1 9 आ रही है, अब 6 5 11, तो ये अकेला बच गया जिसमें डिजिट सम देखो 6 3 9 हो गए, 5 और 1 6, आप कैसे भी यूज कर सकते हो जो आपको कन्वीनियंट लगे, वहां पे गुणा करके देख लो। अब कह रहा है A1 A2 टू रेगुलर पॉलीगन है, भाई द सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल ऑफ A1, इंटीरियर एंगल है, यानी जो उसके बाह्य, एक तो बाह्य कोण होते हैं और एक अंतः कोण होते हैं, तो जो आपके पॉलीगन है यानी बहुभुज है, तो जो अंतः कोण है उनका योग आपका 1080, और जो बाह्य कोण है, और जो दूसरा है A2 उसका अंतः कोण बाह्य कोण से 132 ज्यादा है, यानी उसका जो इंटीरियर एंगल है वो एक्सटीरियर एंगल से 132 ज्यादा है, तो नंबर ऑफ साइड बतानी है। देखो आपको पता है कि जो पहले वाला A1 की बात करूं तो जो इंटरनल एंगल होते हैं उनका सम्स क्या होता है, n-2 इंटू 180 डिग्री, और ये है तरह का 108, तो n आ गया 8। अब दूसरा है, ये कह रहा है देखो इंटरनल प्लस एक्सटर्नल इनका सम होता है 180, इसने कह रखा है इंटरनल माइनस एक्सटर्नल, ये है आपका 132, यहाँ से आप एक्सटर्नल निकाल लो, वो इजी रहेगा क्योंकि मुझे पता है कि सभी एक्सटर्नल का जोड़ 360 होता है, तो वहां से साइड निकाल लूंगा मैं। देखो एक्सटर्नल आ गया, देखो इंटरनल निकालना दोनों को जोड़ के 2 से भाग, एक्सटर्नल निकालना है तो बड़े में से छोटा घटा के 2 से भाग, तो 10 में से 2 गया 8, 7 में 3 गया 4, इसको 2 कर दो, यानी आ गया 24। अब देखो हर एक्सटर्नल एंगल, जो एक्सटर्नल एंगल होते हैं उनका सम आपका 360 होता है, तो 360 यदि मैं डिवाइड कर दूंगा तो आपकी नंबर ऑफ साइड आ जाएगी कितनी है, ये आपका आ गया 15। देखो ये A2 की साइड आ गई, ये A1 की थी, दोनों को जोड़ दूंगा, A1 A2 पूछ रखा है सम, तो 18 और 5 सॉरी 18 और 15 सॉरी 15 और 18 8 23। नेक्स्ट है, ये कह रहा है इन 2020 द प्रोडक्शन ऑफ सीमेंट बाय कंपनी सी इंक्रीज बाय द सेम परसेंट एज इन 2019, यानी देखो सीमेंट सी है वो 2019 से 2020 में जितना परसेंट बढ़ा था वही आपका भी 19 से 2020 में बढ़ा है। अब बताना है 2020 में कितना है, देखो 2020 में है कितना वैसे 400, अब यहां से यहाँ परसेंटेज निकालने की जरूरत नहीं है, ये देख लो कितना गुना हुआ है, आप कहेंगे भाई 400 है 350, यानी 400 बटे 350 हो गया, भाई उसका 1.5 गुना हुआ 1.2 गुना हुआ, ये निकालो। अब इसको काटेंगे 5 अठे 40 5 थे 35, यानी 3200 बटे 7 आ गया। अब 700 का 28 और 40 सत्तू पंजो 35 50 सत्तू सत्तू 49 10 7 एकम 7, कहीं है 457.1, केवल आपका आंसर है। नेक्स्ट है, देखो ये कह रहा है 3 कोसिकेंट स्क्वायर 26 माइनस टेंजेंट स्क्वायर 64 प्लस इतना इतना, देखो 3 है, आपको पता है कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा 1 होता है, यानी यहाँ 1 आएगा, क्योंकि इसको हम लिख सकते हैं आपका कोट स्क्वायर 26। अब प्लस कोट स्क्वायर थीटा माइनस सीकेंट स्क्वायर थीटा उल्टा होता है,
कोट का सीकेंट के कोट का कोसिकेंट के साथ होता है और सीकेंट का टेन के साथ। और वहां स्टार्टिंग में क्या होता है, पहले या तो सीकेंट होगा या कोसिकेंट होगा, यानी ये होना तो 1 है, लेकिन कैसे होगा, पहले सीकेंट आएगा तो माइनस कॉमन आएगा ही आएगा, यानी यहाँ से -1 आ गया। अब देखो कोट और टेन बराबर होते हैं, 0 हो जाएंगे, क्योंकि कोट 22 माइनस थीटा और टेंजेंट थीटा प्लस 60 दोनों का जोड़ 90 है। अब देखो फिर वही क्वेश्चन, अब कोसिकेंट स्क्वायर और आपका टेन स्क्वायर है, होगा ये 1, या तो कोसिकेंट का कोट के साथ हो या आप सिकेंट के साथ टेंजेंट का पेयर बनाओ, लेकिन पहले आपका कोसिकेंट या सिकेंट प्लस का आता है, तो यानी -1 यहाँ हो जाएगा। अब ये 2 बच गया, ये -1 बच गया, ये -2। देखो ऐसे क्वेश्चन यदि आ जाते हैं एग्जाम में तो आपके लिए बोनस पॉइंट है। अब कह रहा है इसका मान बताना आपको। देखो ऐसे ऐसे क्वेश्चनों को सोल्व करने का बहुत ही आसान तरीका है, 4-5 संख्या तक बढ़ा लो, 22.5 6 7 6 7, चलो एक और बढ़ा देते हैं, दोनों को जोड़ दो। देखो 7 और 4 11, एक यानी पीछे से आया होगा तो 12 कर लो इसको, 4 4 10 11, 7 और 4 11 एक 12, 4 4 10 11, 5 4 9 एक 10, 2 3 एक 4 और 2 एक 3। अब इसमें से घटा दो 33.59 9 9 9, जिसके ऊपर बार लगा है वो संख्या रिपीट होती जाएगी, घटाएंगे 12 में से 9 गया। देखो उस साइड से आपका घटता हुआ आया होगा, यानी एक ऑलरेडी कैरी उन्होंने मतलब हासिल ले रखी होगी, तो 11 में से 9 गया 2, 10 में से 9 गया 1, 11 में से 9 गया 2, 10 में से 9 गया 1, और आपका ये बच गया 9 में से 5 गया 4 और 3 में से 3 गया 0, यानी 0.4 1 2 1 2 1 2 ऐसे चलता रहेगा, तो 0.4 जहां से रिपीट हो उसके पीछे बार लगा दो, ये आपका आंसर है। कह रहा है देखो पी और क्यू ने एक दुकान स्टार्ट की, कैपिटल 1.5 लाख है और 4,50,000 है, एक साल के बाद प्रॉफिट 2 लाख का हुआ। अब पी को प्रॉफिट के अलावा कुछ अलग हिस्सा मिला है और पी को 90,000 रुपए मिले हैं, तो बताओ भाई जो सैलरी है वो कितनी रिसीव हुई है उसको। देखो मुझे यहाँ पे एक चीज दिख रही है ऐसे क्वेश्चनों में, ये देखना भाई 4 जीरो यहाँ है, 4 जीरो यहाँ है, 4 जीरो यहाँ है, 4 जीरो यहाँ है, और 4 ही जीरो ऑप्शन में है, 4 जीरो और 4 जीरो, तो मैं 4 जीरो का लफड़ाई खत्म कर देता हूँ। पी और क्यू, ये 15 आ गया, ये 45 आ गया, भाई इसके 15 रुपए थे, इसके 45 थे, दोनों का टाइम 1 साल है, तो यानी जो प्रॉफिट मिलेगा वो 1:3 की रेशो में मिलेगा। अब इनको प्रॉफिट हुआ है, 4 जीरो हटा दिया 20, अब 20 को 1:3 में बांटूंगा, 4 की वैल्यू 20 और 1 की वैल्यू 5, इसकी वैल्यू 15। लेकिन ये कह रहा है इसको देखो 4 इसको 9 मिले हैं, तो यानी 5 ये थे, इसको बाकी सैलरी मिली होगी 4, 4 जीरो मैंने हटा रखे, 4 जीरो लगा दोगे तो आपका आ जाएगा 40,000। नेक्स्ट है, ये कह रहा है 91% ऑफ ए, यानी 91 ऑफ ए इज इक्वल टू 39 ऑफ बी, भाई बटे 100 का कट जाएगा, यानी ए बाई बी डायरेक्ट आ गया 39/91, 13 3 39, 13 से 51। ये कह रहा है बी इज x% ऑफ ए, जिसके आगे ऑफ लगे उसको नीचे ले लो, बी इज, बी 7 है, ऑफ ए 3 है, कितना परसेंट है, गुणा 100, यानी 700/3 आ गया, ये आपका आंसर है। नेक्स्ट है, ये कह रहा है भाई एवरेज ऑफ n नंबर्स, यानी जो n संख्याएं हैं उनका औसत 45 है, इफ 60% ऑफ द नंबर्स आर इंक्रीज बाय 5 each एंड रिमेनिंग नंबर्स आर डिक्रीज बाय 10 each, देन व्हाट इज द एवरेज ऑफ द नंबर्स ऑफ 10, यानी आपके पास कुछ संख्याएं हैं उनका औसत 45 है, उनमें से 60% जो संख्याएं हैं उनको 5 बढ़ा दें और जो बची हुई 40% है उनको घटा दें हम 10 से, तो एवरेज क्या हो जाएगा। देखो बहुत ईजी क्वेश्चन है, यहाँ से मैंने अंदाजा लगा दिया 60% है, तो आपका 60% होता है 3/5, तो क्यों ना मैं संख्याएं टोटल 5 मान लूं, जो 5 संख्याएं हैं उनका औसत n है, अब इसमें से 60 यानी 3 संख्याएं बच गई, अब 3 कह रहा है 5 बढ़ा देता है वो, आर इंक्रीज बाई 5 each, यानी आपका 15 बढ़ गया टोटल, और जो बची संख्याएं हैं 2 उनमें से 10 घटा देता है प्रत्येक में से, यानी टोटल आपका घट गया 20। देखो यहाँ 15 बढ़ गया, यहाँ 20 घट गया, नेट रिजल्ट क्या आया, नेट रिजल्ट आपका 5 घटा है। अब 5 घटने का मतलब क्या होता है, अब एवरेज का मतलब है कि देखो एवरेज के केस में क्या होता है, यदि कोई आपका संख्याएं उतनी ही रही तो जो भी आपका कम हुआ ज्यादा हुआ है तो जितने बंदे हैं वो अपने आप में डिवाइड करेंगे, यानी इस 5 को, ये 5 लोग थे अपने में बांटेंगे, तो प्रत्येक को एक का नुकसान सहना पड़ेगा, यानी प्रत्येक अपना एक एक देगा इस लॉस को सहने के लिए। अब एक एक जाएगा तो जितना प्रत्येक देगा उतना ही एवरेज कम होगा, जितना प्रत्येक के पास मान लो यहाँ पॉजिटिव बच जाता तो जितना प्रत्येक के हिस्से में आता इतना ही एवरेज बढ़ता। तो पहले एवरेज 45 था, तो अब एक घटा दो, आपका एवरेज हो गया 44, आपका आंसर है। नेक्स्ट है, ये कह रहा है एबीसीडी एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, यानी चक्रीय चतुर्भुज है, और कह रहा है ए बी एंड डी सी, ए बी डी सी, ये ए बी और सी डी है, जिसमें ए बी और डी सी जब आगे बढ़ाए जाते हैं, इसको थोड़ा पता ले लो, यानी ए बी और डी सी को जब आगे बढ़ाया गया तो ये ई पॉइंट पे मिलते हैं, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बी एंड डी सी आर प्रोड्यूस्ड मीट ई, और ए डी और बी सी यानी इनको भी बढ़ाया गया है, और ये आपके मिलते हैं, तो मिला दें इनको ढंग से, ये आपको मिलते हैं पॉइंट एफ पे।
अब एडीसी गिवन आपको, यानी ये एंगल गिवन है 76, और एईडी यानी एईडी ये आपको गिवन है 55, तो इसका मान बताना है। देखो यहाँ पे एक चीज ध्यान रखो कि जो आपका ये वाला एंगल होता है वही आपका ये एंगल होता है, यानी ये भी हो गया 76, और जो ये एंगल होगा वही ये एंगल हो गया। देखो अब ये 76 का ये 55 का, दोनों को जोड़ूंगा मैं, यानी ट्रायंगल, इसमें तीनों एंगल आपके 180 होंगे, तो दो एंगल गिवन है, तो मैं तीसरा एंगल निकालूंगा। देखो इनको जोड़ा मैंने, 4 5 11 17 12 13 131 आ गया। 180 में से 131 घटाऊंगा 60 और 1 5 59 आ गया, यानी ये वाला एंगल 59 आ गया, ये भी 59 आ गया। अब यहाँ देखो इस ट्रायंगल में, अब ट्रायंगल की एक साइड को आगे बढ़ाया गया है, यानी ये बाह्य आपका एंगल बन गया, यानी एक्सटर्नल एंगल बन गया जो अपोजिट इंटरनल एंगल के सम के बराबर होगा। देखो ये 59 है, तो ये वाला कितना होगा, आप कहेंगे भाई मैं 76 में से 59 घटा दूंगा, तो 16 में चिन्ह हो गया 7, और आपका इधर का 76, यानी ये बचेगा आपका 131 है, 49 बचेगा, ये बचेगा आपका 49, क्योंकि देखो 180 होता है सम, अब 130 है, 50 हो गए, और एक और ज्यादा है तो एक और घटा दो। अब इसमें से 76 में से 49 घटाएंगे हम, 16 में से 9 गया 7, और 6 में से 4 गया 2, ये आपका आंसर। नेक्स्ट है, ये कह रहा है कोस थीटा 12/13 है, यानी एक ट्रायंगल है, ये बना लो, ये आपका थीटा है, तो ये 12 होगा, ये 13 होगा, क्योंकि कोस थीटा होता है इसके बटे ये 5 आ गया। अब साइन थीटा 5/13 इंटू 1 माइनस टेंजेंट थीटा 5/12 अपॉन टेन थीटा 5/12 इंटू 1 प्लस कोसिकेंट थीटा हो जाएगा 13/5, यहाँ से 5/13 आ गया, यहाँ 7/12 आ गया, यहाँ 5/12 है, गुणा 5 एकम 5 और 13 18/5। देखो जो कटे वो काट दो, 5 से 5 गया, इस 12 से ये 12 चला जाएगा, ऊपर 35 बच जाएगा, और नीचे 13 गुणा 18 हो जाएगा, यानी इसका आंसर आ गया 35/18 3 54 5 18 18 5 23, यानी 35/200। नेक्स्ट है, ये कह रहा है x² - 3x+1 इसकी वैल्यू 0 है, तो इसका मान बताना है। देखो हम x की 4 नहीं निकाल सकते, लेकिन ऊपर नीचे यदि मैं x से डिवाइड करूंगा तो ये x का 3 हो जाएगा, प्लस 1/x का 3 हो जाएगा, ऐसे ही इसमें कर दो। देखो अब इसमें करेंगे हम, ये आपका x आ जाएगा, ये 1/x आ जाएगा, और ये 5 आ जाएगा। अब यहाँ पे देखो मेरे पास ये है, यदि मैं इसको भी x से डिवाइड कर दूँ तो x जमा 1/x, 3 उस साइड जाके प्लस का हो जाएगा, तो मुझे चाहिए x की 3 जमा 1/x की 3, तो ये होता है 3 की 3 माइनस 3 इंटू 3, 3 तिया 77, 3 की 3 27 माइनस 9, यानी 18 आ गया, ये 18 आ गया। अब ये 3 + 5 8 है, तो 2 पे काटेंगे तो 9/4, यानी पहले वाले से काफी इजी क्वेश्चन आ रखे हैं शिफ्ट में। देखो ये कह रहा है एक दुकानदार है, a shopkeeper mark an article at such a price that after giving discount इतना on the mark price he still gain है प्रॉफिट ऑफ इतना, कॉस्ट प्राइस इतना है। अब सम बताना आपको मार्केट प्राइस और सेलिंग प्राइस का, यानी एक दुकानदार ने अपना अंकित मूल्य इस प्रकार निर्धारित किया कि 12.5% का छूट देने के बाद भी उसको 15% का लाभ है। यदि क्रय मूल्य इतना है तो सम बताना है, यानी जोड़ बताना है विक्रय मूल्य और अंकित मूल्य का। देखो सीपी एसपी और एमपी, यानी क्रय मूल्य विक्रय मूल्य और मार्केट प्राइस। अब देखो ये कह रहा है डिस्काउंट उसने 12.5% का दिया, तो 12.5% 1/8 होता है, तो भाई मान लो ये 8 था, तो यहाँ हो गया 7, यानी एसपी और एमपी की रेशो 7:8 होगी। अब उसको 15% का प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट किस पे होता है, सीपी पे, यानी 15% होता है 3/20, सीपी 20 है तो ये 23 हो गया। अब खाली जो जगह है वहाँ इनके पड़ोसी लिख दो, ये आपका रेशो से सोल्व कर लेंगे हम, ये 140 आ गया। अब 7 या 21 और 7 दूनी 14 और 3 7 या 21 2 7 दूनी 14 और 2 16, और ये आपका आ गया 23 8 8 3 24 और 8 दूनी 16 और 2 18, क्या गया। देखो अब ये कह रहा है पोस्ट प्राइस हमें गिवन है, यानी 385/140, यानी 140 की वैल्यू 385 गिवन है, और हमें इनका जोड़ चाहिए, तो यहाँ 5 आ गया, 4 1 5, और ये आपका आ गया 16 और 18 34, यानी 345। अब इसको काटेंगे 5 पे, या फिर 7 पे काट दो 20, और 7 पे ये गया 7 पंजू 35, 7 पंजू 35, अब 5 पे 4, 5 पे 11, यानी जब इनको सोल्व करेंगे, देखो 5 11 से गुणा करते हैं तो 5 आगे वाली संख्याओं का जोड़, आगे वाली संख्याओं का जोड़, और आखिरी संख्या ऐसी ही, इसको 4 से डिवाइड करना है। 4 नहीं में 36, 16 बच गया, 4 चौके 16, यानी 35, 4 8 32 30, 4 28 4 5 20, यानी आपका आंसर है। नेक्स्ट है, ये कह रहा है ए और बी किसी काम को करते हैं और 18,000 रुपये मिलते हैं इनको 15 दिन के लिए, तो यदि मैं पूछूं एक दिन में कितने मिलेंगे, आप कहेंगे 1200। ए और बी वर्क टुगेदर और इतना मिलते हैं 15 दिन के लिए। अब कह रहा है ए की एक क्षमता 5 टाइम है बी से,
तो जब अक्षमता 5 गुना है तो उसको पैसे भी 5 गुना मिलेंगे, यानी उनमें पैसा इस रेशो में डिवाइड होगा। तो 6 की वैल्यू 1200 है, 1 की वैल्यू 200 हो जाएगी और 5 की 1000। ये पूछा था हमसे। नेक्स्ट है, नेक्स्ट कह रहा है x इज इक्वल टू 32.5, वाई इतना, जेड इतना, तो आपको इसका मान बताना है। अच्छा वैल्यू दे रखी है 0.9 के, तो आपको k का मान बताना है कितना होगा। देखो हमें पता है कि एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz। जब हमें एक्स वाई जेड कोई वैल्यू दे रखी है तो ये होता है एक्स प्लस वाई प्लस जेड बटे 2, एक्स माइनस वाई का स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड का स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स का स्क्वायर। सबसे पहले यानी एक्स है हमारा 32.5, वाई है 34.6 और जेड है 30.9। सबसे पहले इनका डिफरेंस निकाल लो। देखो या फिर मुझे चाहिए इनका जोड़, तो जब इनको जोड़ेंगे देखो यानी x प्लस वाई प्लस जेड आपका कितना आ गया, 9 से 15 और 5 20, 2 4 2 6 2 8 और 3 3 6 3 3 9 यानी 98 आ गया। अब ये देखो नेक्स्ट गिवन आपको देखो 98 यानी गिवन है, तो इसको काटना मतलब बटे 2 करके वेट करो। अब इसको सोल्व करो क्या है। अब x माइनस वाई, देखो x माइनस वाई मैं करूंगा तो आपका ये आ जाएगा 2.1, y माइनस जेड यानी इसमें से ये घटाएंगे तो 16 में से 9 गया 7 और यानी 346 में से कितना घटा दो, ये आपका आ गया 3.7। अब z में से x या x में से z घटाओगे वो आपका आ जाएगा 325 है और 309 है यानी 1.6। देखो अब इसमें रख दो यानी 98/2 और x माइनस वाई का स्क्वायर यानी 21 का स्क्वायर होगा 4.41, y माइनस 37 का स्क्वायर, 37 का स्क्वायर होता है आपका 1369 और 16 का स्क्वायर यानी 256। अब इनको जोड़ दो, 9 से 15 और 1 16, 6 4 10, 5 15 और 1 16, 4 3 7 2 और 1 10 और 1 2 यानी ये आपका आ गया 98/2 गुणा 20.66। इस पे काटूंगा मैं 3 3 आ गया, देखो 10.33 आ गया। अब मैंने बताया था कि जब भी यानी एग्जाम में मैं दे रखा 0.98 की, यानी ये पॉइंट यदि यहाँ ले आऊंगा मैं देखो बटे 100 करके पॉइंट में इसके नीचे भी तो लेके आ सकता हूँ, यानी 0.98 करके मैं इसको कर दूंगा 1033। तो यही पूछ रखा है, इसका मान क्या हुआ 1033। नेक्स्ट है, ये कह रहा है सीकेंड थीटा माइनस टेंजेंट थीटा और सीकेंड थीटा प्लस टेंजेंट। ऐसा क्वेश्चन देखते ही कंपोनेंट और डिविडेंड रूल में आ जाना, यानी सीकेंड थीटा और ऊपर प्लस वाली वैल्यू लिख लो बटे सीकेंड थीटा माइनस टेन थीटा, ये 1 है। जब कंपोनेंट और डिविडेंड रूल लगाया तो सीकेंड थीटा बाई टेंजेंट थीटा जोड़ेंगे ऊपर 8 घटाएंगे 6 यानी 4/3 आ गया। और सीकेंड आपका होता है यानी इसको इस साइड ले जाऊंगा 3/4 इज इक्वल टू ऊपर टेंजेंट थीटा हो जाएगा वो हो जाएगा साइन बटे कोस और नीचे आपका सीकेंड थीटा है यानी सीकेंड से कोस कट जाएगा तो डायरेक्ट साइन थीटा का मान आ जाएगा 3/4 हो गया आपका सोल्व। अब साइन थीटा 3/4 है, ये 3 है 4 है, अब 4 चौके 16 में से 9 गया, ये √7 बच गया। अब देखो कोसिकेंड थीटा 4/3 प्लस कोट स्क्वायर थीटा यानी 7/9 अपॉन कोसिकेंड थीटा अपॉन कोसिकेंड थीटा देखो कितना है, कोसिकेंड थीटा आपका 4/3 और माइनस 7/9। अब यहाँ देखो नीचे 9 है तो इसको 9 से गुणा करने के लिए मैं 3 3 से गुणा कर दूं। अब देखो यहाँ 12 हो गया, 12 और 7 आप कहेंगे 19/9 और यहाँ पे 12 में से 7 गया 5/9 तो 19/5 आपका आंसर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो ये कह रहा है सम ऑफ मनी एट सिंपल इंटरेस्ट अमाउंट टू 6000 इन 4 साल, यानी साधारण ब्याज की दर से कोई पैसा आपका 4 साल में 6000 हो जा रहा है और 7 साल में 6750। तो प्रिंसिपल बताओ। देखो यहाँ 4 साल में हो रहा है, यहाँ 7 साल में, यानी मूलधन प्लस 4 साल का ब्याज है, यहाँ मूलधन जमा 7 साल का ब्याज है। तो मैं इसमें से घटाऊंगा तो मुझे 3 साल का ब्याज प्राप्त हो जाएगा, तो 3 साल का ब्याज हो जाएगा 750। यदि मैं 1 साल की बात करूं तो आपका 1 साल का आ जाएगा 250 और 4 साल का हो जाएगा 1000, यानी प्रिंसिपल प्लस 4 साल का ब्याज 6000 है। तो प्रिंसिपल कितना आ गया, 6000 में से 1000 घटा दो 5000, ये आपका आंसर है। तो आज इतना ही रखते हैं, बाकी हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो।